हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में जो दो नंबर के क्वेश्चन पूछता ना है, वह उसका क्या करेंगे हम लोग जान लेंगे। डिफिनीशन कैसे हम लोग डिफिनीशन याद करते हैं। सिर्फ दो नंबर का क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर में पूछता है ना एग्जाम में, और वह क्वेश्चन होगा जो हॉट क्वेश्चन होगा, जो हमेशा पूछता है 2 नंबर में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, जो क्वेश्चन हॉट जो एग्जाम में पूछने की संभावना है ना। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब क्या है, सिर्फ रिवीजन करने का समय है। क्यों? क्योंकि फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, तो सिर्फ आप लोग क्या करें, रिवीजन करें। और फरवरी में एग्जाम ना है, तो सबसे आप लोग का सबसे अच्छा बेस्ट पढ़ाई क्या होता है, रिवीजन। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई से सबसे ज्यादा क्या होगा, रिवीजन करें। जो पीछे पढ़े ना उसको आप लोग रिवीजन करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग क्या करें, उसका रिवीजन करें। चलिए हम देखते हैं, आज देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, जो दो नंबर का मार्क्स जो नंबर होता है पूछता है, वह क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यानी कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्या कारण है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जैसे आप लोग ऐसे समझें, ये हो गया उत्तल लेंस, क्या हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस, है ना, ये हो गया उत्तल लेंस। अब आप बताएं आप लोग, बीच का भाग क्या है, बीच का भाग मोटा है, तो ये हो गया बीच का भाग, ये हो गया बीच का भाग क्या, मोटा, ये हो गया मोटा भाग। बीच का भाग क्या है, मोटा। और शीर्ष का भाग क्या है, पतला। शीर्ष बोलेंगे ऊपर वाला भाग को, तो शीर्ष का भाग क्या होता है, पतला, तो लिखेंगे पतला। यानी कि शीर्ष का भाग क्या है, यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष का भाग क्या होता है, पतला। शीर्ष का भाग पतला, ये भी शीर्ष का भाग क्या होगा, पतला होगा। ये हो गया उत्तल लेंस का डायग्राम, बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला। तो आप बताएं कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्या कारण है। तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसे बनता है। उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो गया मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, या मुख्य अक्ष बोले या प्रधान अक्ष बोले, बात बराबर है। यहाँ पर हो जाएगा F2, इधर होगा 2F2 और होगा अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत। इधर हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा 2F2, इधर हो जाएगा अनंत। अब आप बताएं इसका नाम हो गया क्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को आपतित कराया जाता है, आपतित मतलब क्या हुआ, भेजना। यानी जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को, ये हो गया मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को आपतित कराया जाता है, तो अपवर्तन के बाद, यहाँ पर अपवर्तन क्यों बोले, क्योंकि प्रकाश इस साइड से उस साइड जा रहा है, तो यानी अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस पे जमा हो जाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश के किरण को भेजेंगे, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस पे जमा हो जाएगा। जितना भी किरण होगा वह क्या होगा, फोकस पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। जैसे आप लोग समझे ऐसे बढ़िया से, ये हो गया क्या हो रहा है, ये फोकस पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर टोटल किरण, यानी जितना भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजेंगे वह कहां जमा होगा, फोकस पे जमा होगा, एक बिंदु पर जमा होगा। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसी चीज को लिखना है डिफिनीशन में, तो क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर कहने का मतलब क्या हुआ, पैरेलल। यानी जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है, तो अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर जमा हो जाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे आप देखें,
जैसे हम बताएं जंक्शन देखें पटना जंक्शन, तो जंक्शन पे कई सारा व्यक्ति आके मिलता है, तो एक जमा क्या होता है, इकट्ठा होता है कि नहीं, एक जमा इकट्ठा होता है। यानी जंक्शन पे क्या होता है, कई कहूँ व्यक्ति माने कि दूर दूर से आता है, कोई पटना से आता है, कोई मद्रास से आता है, कोई दिल्ली से आता है, लेकिन एक जगह क्या होता है, इकट्ठा होता है। यानी कि इसी का काम है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजेंगे तो एक बिंदु पर जमा होगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। अब इसी चीज को हम लोग डिफिनेशन करके लिख देते हैं। अब लिख देंगे इसी चीज को, लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है। अब इसका क्या लिखेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे, तो लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर, जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है, तो अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर जमा हो जाता है। अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर जमा हो जाता है। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। बस इसी चीज को एग्जाम में लिख देना है। जब पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजा जाता है, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, वह फोकस पे यानी कि एक बिंदु पर जमा हो जाता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई टफ नहीं है डिफिनीशन, नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या क्वेश्चन रहेगा, आगे रहेगा कि उत्तल लेंस के 3 उपयोग के लिखें या 2 उपयोग के लिखें। अगला क्वेश्चन, इसको हम साफ कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या रहेगा कि उत्तल लेंस, क्वेश्चन 2, 5 क्वेश्चन रहेगा, डेली 5 क्वेश्चन जो होगा वह होगा सिर्फ 2-2 नंबर का। लिखेंगे उत्तल लेंस का 2 उपयोग को लिखें। 2 उपयोग को लिखें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कह रहा उत्तल लेंस का 2 उपयोग को लिखें। ये सब जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में, 5 नंबर नहीं, जब पूछेगा तो 2 नंबर में। उत्तल लेंस का 2 उपयोग को लिखें, तो लिखेंगे उत्तल लेंस का निम्नलिखित उपयोग है, यानी कि कई सारे उपयोग है। यानी लिखेंगे उत्तल लेंस का निम्नलिखित उपयोग है। उत्तल लेंस का निम्नलिखित उपयोग है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तो लिखेंगे उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप या कैमरा में किया जाता है। कैमरा में किया जाता है, या तो माइक्रोस्कोप में करें या तो कैमरा में करें। आगे फिर लिखेंगे उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो लिखेंगे उत्तल लेंस का उपयोग
उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। और एक और लिख ले, 3 गो, इसमें 2 कहा लेकिन एक और लिखा देते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी लिखेंगे मानव नेत्र में, फिर लिख लेंगे अगला मानव नेत्र में उत्तल लेंस मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। 3 गो हो गया। उत्तल लेंस का 2 उपयोग को लिखें तो पहले लिखेंगे इसका निम्नलिखित उपयोग है माइक्रोफोन में या तो कैमरा में, पहला हो गया। फिर लिखेंगे मानव नेत्र में, आप तीसरा लिखेंगे दूरदृष्टि को दूर करने में। ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में। ये हो गया कि उत्तल लेंस का 2 उपयोग को लिखे तो आप लोग क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप या कैमरा, एक होगा दूरदृष्टि दोष में, एक होगा मानव नेत्र में। इसको साफ करते हैं। अब चलते हम लोग क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, जितना भी क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन हॉट होगा, यानी क्वेश्चन 3 क्या कहेगा। क्वेश्चन 3 क्या ले लें, क्वेश्चन 3 हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, उत्तल लेंस हो गया। अब साइलेंस क्या करते हैं, उत्तल लेंस को उपयोग लेते हैं। हाँ, फिर लिख लेंगे कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, क्या कारण है। तब लिख लेंगे पानी में रखा हुआ सिक्का उठा क्यों प्रतीत होता है, यानी कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, क्या कारण है। जैसे आप लोग देखे होंगे ये बाल्टी है, आगे इसको आप लोग कॉन्सेप्ट समझें। ये बाल्टी है, ये मान जिसमें क्या पानी है, ऐसे पानी हो गया। ये क्या गया, पानी, ये हो गया पानी है ना। मान चलिए यहाँ पर सिक्का है, ये सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, ये हो गया सिक्का, ये क्या हो गया, सिक्का। अब बताएं जब प्रकाश के किरण किस माध्यम में आएगा, बताएं। तो जब प्रकाश के किरण, ये हवा ऊपर से क्या है, हवा हो गया, और नीचे क्या होगा, सघन माध्यम, यानी ये हो गया विरल माध्यम, ऊपर हो गया विरल माध्यम, ऊपर हो गया विरल माध्यम। अब पानी क्या हो गया, सघन माध्यम, क्यों, क्योंकि ज्यादा घना है, तो ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। अब आप लोग बताएं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब के निकट होगा, तो सारा अभिलंब के निकट होगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, सघन, ज्यादा घना है। जैसे आप लोग ऐसे समझे, एक कहे पानी में दौड़ो, एक कहे हवा में दौड़ो, तो सबसे ज्यादा तेज कहाँ दौड़ पाएंगे, हवा में ज्यादा दौड़ पाएंगे, तो पानी क्या हुआ, सघन। तो जैसे ये है विरल हुआ, हवा, ये हो गया हवा, अब पानी क्या हुआ, सघन। जैसे हम कहें एक कांच में दौड़ो, एक पानी में दौड़ो, तो ज्यादा घना कौन होगा, कांच। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, मेन ये देखना है। तो कांच हो गया सघन, तो ऊपर है हवा और नीचे है पानी। जैसे बाल्टी में रख देते हैं सिक्का, तो ऊपर हो गया हवा, अब पानी हो गया क्या, सघन। यानी कि प्रकाश की किरण आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। तो और बताएं कि प्रकाश की किरण अभिलंब से निकट होगा कि अभिलंब के दूर होगा, तो अभिलंब के निकट होगा। प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे,
प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन प्रकाश की किरण चलाएगा ऐसे, ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, है ना। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे भागना चाहिए, लेकिन प्रकाश की किरण चलाएगा ऐसे, ऐसे। सिक्का रहेगा यहाँ, सिक्का रहेगा यहाँ, लेकिन साला दिखाई देगा यहाँ। क्यों? क्योंकि ये साधन की यानी क्या होगा, अभिलामी किरण क्या हुआ, सट गया, यानी कि पैसा रहेगा यहाँ और दिखाई देगा यहाँ, यही होता है। अब इसी चीज को हम लोग डिफिनेशन में लिख देंगे। कह रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो लिखेंगे कि इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हो रहा है कि प्रकाश को जाना चाहिए एन, लेकिन प्रकाश चला है एन, यानी अभिलंब के निकट हो गया। पैसा है यहाँ, लेकिन सला दिखाई देगा यहाँ, अब कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा देखें, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। तो अब इसी चीज को हम लोग डिफिनेशन में करके लिख देंगे। जैसे अब इसको हम डिफिनेशन लिख देते हैं, इसको हम साफ करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा क्यों प्रतीत होता है, तो लिखेंगे इसका प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट हो जाती है। इसीलिए पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। उठा हुआ प्रतीत होता है। ये हो गया 2 नंबर में। जब लिखा गया 2 नंबर में कि इसका प्रमुख कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब के क्या होता है, वह अभिलंब के निकट हो जाता है। इसीलिए पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। ये हो गया 2 नंबर का। जितना क्या क्वेश्चन होगा टोटल होगा 2 नंबर का, ये लिखा गया 2 नंबर में। अब हम आगे चलते हैं, आप लोग इसको लिख लें। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण से आप क्या समझते हैं, यही पूछेगा 2 नंबर में। जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं या ग्लेवनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको हम साफ करते हैं। आगे क्या रहेगा, जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन 3, जस्तीकरण या गलेवनीकरण से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण से आप क्या समझते हैं, दोनों एक ही नाम है, जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग समझे बढ़िया से, जस्तीकरण और ग्लेवनीकरण क्या है। जैसे ये है कोई बर्तन, ये कोई बर्तन है, ये बर्तन हो गया। तो बर्तन में क्या रहता है, जिंक की परत रहता है, ऐसे जिंक की इसमें द्रव कुछ भरा हुआ रहता है, जिंक की इसमें द्रव भर देते हैं, ऐसे करके हम लोग जिंक की क्या करेंगे, इसमें द्रव भर देंगे। जिंक की ये जिंक का क्या द्रव है,
यानी कि ये हो गया जिंक, Zn, ये क्या है, जिंक का द्रव है, ये जिंक का द्रव है। आप जास्तीकरण या गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, जब धातु से बन, यानी कि जब धातु को ऐसे लिखें कि जब धातु को जिंक की द्रव में, जिंक के द्रव में ना छोटा, तो जब धातु को जिंक के द्रव में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर, आप लोग ऐसे सोचें कि जब इसको जिंक में डुबाएंगे तो धातु की सतह पर कुछ परत जमेगा कि नहीं जमेगा, जमेगा ना। यानी कि जब धातु को जिंक की द्रव में, जब धातु को जिंक की द्रव में डुबाया जाता है, जब धातु को जिंक की द्रव में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक परत बैठ जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, जास्तीकरण। जैसे आप लोग ऐसे समझें, ये मेटल है, ये धातु है, तो धातु को हम जब जिंक के द्रव में डुबाएंगे, ऐसे करके लिए, अब ऐसे करके डुबाएं, तो ऐसे करके डुबाएंगे तो धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। तो जिंक की परत चढ़ जाता है, इसी घटना को क्या कहेंगे, जास्तीकरण या गैल्वेनीकरण। इसी चीज को लिख देना है, बस हो गया 2 नंबर। लिखेंगे जास्तीकरण से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे जब धातु के वस्तु को जिंक की द्रव में, जिंक के द्रव में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक परत बैठ जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे, जास्तीकरण। इसी घटना को जास्तीकरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे, जास्तीकरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जास्तीकरण या गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे जब धातु की वस्तु को जिंक के द्रव में डुबाएंगे, तो जिंक के द्रव में डुबाएंगे तो इस पर क्या हो, कुछ ना कुछ इस पर परत बैठेगा। तो जिंक के द्रव में डुबाते हैं तो धातु की सतह पर क्या होता है, एक परत जम जाता है, यानी एक परत बैठ जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी जास्तीकरण या गैल्वेनीकरण हो गया। ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें हॉट क्वेश्चन है। आगे है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, यही पूछेगा 2 नंबर में। नाभिकीय विखंडन पूछे या नाभिकीय संलयन पूछे, तो विखंडन कहने का मतलब क्या हुआ, बिखारना। क्या हुआ, बिखारना। तो यानी कि इसका होगा उत्तर नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे जब एक भारिक नाभिक, जब एक भारिक नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, 2 हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे
उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे समझें, जब एक भारी नाभिक ले लें, एक बड़ा पत्थर ले लेंगे, ये जब ये टूटेगा ना तो दो हल्का हल्का नाभिक का निर्माण करेगा। ये नाभिक प्लस ये नाभिक, यानी कि जब एक भारी नाभिक टूटकर जब ये टूटेगा ना तो दो हल्का हल्का नाभिक का निर्माण करेगा। यानी जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन कराता है कौन? तो कौन कराता है? कैडमियम। यानी कि इसको तोड़ने वाला कौन सा धातु होता है? जो नाभिकीय विखंडन को तोड़ेगा वह कौन सा धातु होगा? तो यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। अब इसका जस्ट उल्टा कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? और परमाणु बम इसी पे काम करता है। नाभिकीय विखंडन पर ही परमाणु बम कार्य करता है, आप लोग याद रखें। अब जस्ट इसका उल्टा पूछेगा कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो नाभिकीय संलयन क्या बोलेंगे? जब दो हल्का नाभिक आपस में जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद हुआ? पहले नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में क्या बोलेंगे? जब एक भारी होना चाहिए, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करेगा, उस समय क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन किसको बोलेंगे? नाभिकीय संलयन हम लोग बोलेंगे, एक सेकंड, नाभिकीय संलयन हम लोग किसको बोलेंगे? दो हल्का नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करे, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, और सूर्य और तारा नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आप लोग ये सब बात याद रखें, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हॉट क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग समझें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय संलयन लिखा जाएगा। नाभिकीय संलयन को क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन यानी कि जब दो हल्का नाभिक आपस में जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे सूर्य नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, तारा नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आगे लास्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि अवतल लेंस का दो उपयोग को लिखें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रहेगा अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण का दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण का दो उपयोग को लिखें। जैसे लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। यानी लिखेंगे अवतल, पहले लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण को हजामती बनाने में, पहले लिख लेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है। हजामती बनाने में किया जाता है। और क्या आएगा? अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। फिर लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट मतलब आगे वाला लाइट, हेडलाइट में किया जाता है। और एक और लिख लें,
अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। एक और लिख लें, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग रहने दें, 5 क्वेश्चन कल आएगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।